नमस्कार। सत्य हिंदी पे आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको बताएंगे कि क्या होने जा रहा है उन 8 सीटों की उत्तर प्रदेश की, जो कि सेकंड फेज ऑफ पोलिंग यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग के लिए जा रही है। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें वेस्ट यूपी की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटें आती हैं। मथुरा से शुरुआत होती है। मथुरा, आगरा, अमरोहा, बागपत और मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये सीटें हैं जो कि जहां पे वोटिंग होने वाली है। और आज आपने देखा भी है, आज वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में जाकर के किस तरीके की बातें करके आए हैं। उनका सारा उद्देश्य तो एक ही दिखता है, किस तरह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाए और उस तरह हिंदू पोलराइजेशन होकर के भारतीय जनता पार्टी को और उन्हें फायदा मिल जाए और उनका सपना तीसरी बार प्रधानमंत्री का पूरा हो। इसी उद्देश्य से वो जिस स्तर पे उतरते जा रहे हैं, वो उसका तो भगवान ही मालिक है। जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को ये सब दिखता नहीं है। दिखेगा भी कैसे, प्रधानमंत्री की बात है। और इलेक्शन कमीशन ये दिखला चुका है कि उसकी निष्पक्षता अब एक पुरानी चीज हो चुकी है और अब वो काम करता है किसी के डायरेक्शन पे, तो कैसे उससे सवाल पूछ सकता है। बहरहाल, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे 8 सीट पे मायावती काफी एक्टिव है। आपको मालूम है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इलेक्शन में जाकर के बड़ी एक्टिव, पिछले 2-2.5 साल से वो जमीन पे बहुत कम दिखी हैं। उनका काम ट्वीट्स पे या प्रेस नोट पे चलता रहा है। इलेक्शन पास आने पे उनको एक्टिव होना पड़ा और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ये दिखाया कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगी और तटस्थ हैं और किसी से ना एनडीए में जाना है, ना उनको इंडिया गठबंधन में जाना है, उसके पीछे बड़ा क्लियर कट मकसद था जो सब जानते हैं और जो जग जाहिर रहा है कि किस तरीके से वो घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकें, क्योंकि उनका सारा जोर पूरे पिछले 2 बरस में जो देख रहे हैं, उसमें ऑपोजिशन पार्टीज को ज्यादा टारगेट करना रहा है बनस्पत भारतीय जनता पार्टी के। कभी कभी कुछ ना कुछ बोल देती हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बोलना भी पड़ता है, आखिरकार राजनीति है। लेकिन जिस तरीके का उनका रवैया रहा है, उसी ने मजबूर कर दिया लोगों को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, ये कहने पे कि बहुजन समाज पार्टी अब जो है भारतीय जनता पार्टी की टीम बी बन चुकी है। अब ये 8 सीटें काफी हद तक इस बात का फैसला करेंगी या इंडिकेशन देंगी कि क्या ये बात सत्य है कि बहन जी अब बीजेपी की टीम भी बन चुकी हैं और जो कुछ वो करती हैं वो कहीं से इशारा मिलता है तब करती हैं और इस उद्देश्य से करती हैं कि फायदा हो जाए बीजेपी का। तो यहाँ पे जो उनके कैंडिडेट्स हैं, वो जहाँ आप देखेंगे, जहाँ भी कमजोर कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ उनका जनरली उस जाति का कैंडिडेट रहता है जो कि राइवल पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हो, जिससे कि उसके वोट में वो सेंध लगा सकें। पहले फेज में भी उनका कुछ ऐसा ही दिख रहा था कि जहां जहां इंडिया अलायंस का मुस्लिम कैंडिडेट था, वहां खास तौर से मायावती मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रही थी, एक आध जगह छोड़ करके। और उन जगहों पे जाहिर बिल्कुल खुले तौर पे ये दिखता था कि उनका कैंडिडेट मुस्लिम वोट काटेगा और मुस्लिम वोट कटने से भारतीय जनता पार्टी का ही फायदा होगा। तो यहाँ पे भी जाति समीकरण कुछ इस तरीके के हैं कि अलग अलग जातियों के लोग उन्होंने ऐसे बैठा ले हैं जिससे कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का कमजोरी, उसको कमजोर कर सकें। ये बड़ा स्पष्ट दिखता है, सामने विजिबल है। अब ये बात अलग है, जो जो इम्पोर्टेंट, जो जहां भारी भरकम कैंडिडेट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां इस प्रकार का खेल नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है वहां पे। जैसे हेमा मालिनी है मथुरा में, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस, 2 बार वहां से जीत चुकी हैं और अभी भी उनका बहुत अट्रैक्शन है, बहुत जिस तरीके की वो खाली हीरोइन ही नहीं है, वो
लोकल लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी वहाँ काम किया है, तो लोग उन्हें काफ़ी मानते हैं। और फिर उनकी एक क्योंकि ये राधा कृष्ण की नगरी है और हेमा मालिनी जी की तमाम डांसेज़ हैं, जो उसी थीम्स पे रहे हैं, तो इसलिए लोग उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं। तो वहाँ ये प्रॉब्लम उनको नहीं दिखती है कि इस तरीके की समस्या वहाँ आए। लेकिन जो और कई सीट्स हैं, जहाँ पे बहन जी ने अपने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, वहाँ पे ये समस्या अब जैसे अमरोहा है। अमरोहा में बहन जी को एक पर्सनल ईगो का प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी पार्टी की जीत हुई थी 2019 में और उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट थे दानिश अली, वो वहाँ से जीते थे, लेकिन आज की डेट में वो वहीं से कांग्रेस के नुमाइंदे होकर के मैदान में हैं। अब वो नाराज़ होके मायावती को कई लोग छोड़ के, जो उस टाइम में उनके 19 में 10 सीटें उन्हें हासिल हो गई थी सपा से गठबंधन करने के कारण, उसमें से ये एक सीट है और वो बड़ी नाराज़ हैं इस बात से कि इस दानिश अली को सबक सिखाना है। तो वो कैसे सिखाएँगी सबक, ये तो आने वाली 26 तारीख को पता लगेगा। लेकिन वहाँ पे ये तय है कि जो मेन इस वक़्त लड़ाई है, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कंवर सिंह तंवर के साथ है और दानिश अली जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। फिर भी मायावती का कैंडिडेट इसलिए वहाँ पे मौजूद है कि किस तरह से दानिश अली का वोट काट सके। ऐसा ही कुछ अब बागपत में ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे आगरा में नहीं थी। अब बागपत वो जगह है, हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है चौधरी चरण सिंह की, जो जाट पॉलिटिक्स का एपिसेंटर रहा है। और ट्रेडिशनली वो जब बरसों तक वो चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा, उसके बाद उनके बेटे अजीत सिंह भी वहाँ से जीते। और जयंत चौधरी उनके चरण सिंह के ग्रैंडसन वो भी। लेकिन पिछले चुनाव में इनकी वहाँ से हार हुई और चौधरी परिवार का वहाँ से सफाया हो गया। तो इस बार जैसा आप जानते हैं कि जयंत चौधरी, क्योंकि अजीत सिंह रहे नहीं, उसके बाद जयंत चौधरी को कमान मिली अपनी पार्टी की और उन्होंने शुरू में तो वो इंडिया गठबंधन के साथ रहे, लेकिन वो जब उन्होंने देखा कि मोदी जी ने उनके ग्रैंडफ़ादर चरण सिंह के नाम भारत रत्न अनाउंस कर दिया, तो बस वो उतने में वो बहक गए और छोड़ के इंडिया गठबंधन को भाजपा की गोद में जा गिरे। अब ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी उनको ज़्यादा सीटें देने को तैयार थी, जो कि भाजपा के साथ जुड़ने में उन्हें नहीं मिली। तो बागपत उन 2 सीटों में से एक है। एक सीट उन्हें बिजनौर मिली है, जहाँ पे कि पहले राउंड में इलेक्शन हो चुका है 19 अप्रैल को, और दूसरी सीट ये बागपत है, जहाँ 26 अप्रैल को चुनाव होगा। और इन्होंने जयंत चौधरी ने वहाँ से अपने जो कैंडिडेट उतारे हैं, उनके खिलाफ सतपाल सिंह मलिक जो जो कि हैं, जिनको उतारा गया है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और ये किस तरीके का वहाँ पे देते हैं, कितनी लड़ाई दे पाते हैं, ये देखने वाली बात है। और ये सतपाल सिंह मलिक जो बीजेपी के हैं, इन्होंने पिछले 2019 में वहाँ से जीते थे और इस बार राजकुमार सांगवान हैं मैदान में उनकी तरफ से। बसपा ने एक गुर्जर कैंडिडेट वहाँ से खड़ा किया है, जिनका नाम है प्रवीण बंसाला, और ये समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा हैं। तो यहाँ पे भी दिखता है कि बड़ी क्लियर कट विन दिखती है इनकी आरएलडी के माफ करिएगा, राजकुमार सांगवान आरएलडी के हैं और उनकी मेन लड़ाई दिखती है, क्योंकि वो तो 2019 में थे सतपाल सिंह मलिक। अब की बार क्योंकि आरएलडी के खाते में गई है सीट, तो आरएलडी के राजकुमार सांगवान मैदान में हैं और यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि बसपा का कैंडिडेट मेन उनसे लड़ाई में है, जबकि ये मान के चला जा रहा है कि ये बसपा का कैंडिडेट एक तरीके का डमी है, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली गुजरों के वोट के पे कोई जीत सके। तो ये एक फॉर्मेलिटी है और यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा कि किस तरह से बसपा भाजपा की मदद पे उतरी है मैदान में। अब मेरठ बड़ा दिलचस्प है।
मेरठ में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है अरुण गोविल को। आपको याद होगा बरसों पहले जब रामानंद सागर की रामायण आई थी टीवी पे, बहुत पॉपुलर हुई थी। उसमें जो राम का रोल प्ले किया था अरुण गोविल, अब तो लोग बहुत भूल चुके हैं उन्हें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर लाके खड़ा कर दिया है और इस उम्मीद में कि राम मंदिर से दाल ना गल रही हो यहाँ पे उनकी, लेकिन हो सकता है कि उस चेहरे से जो राम क्या जिसने प्ले किया था रोल, शायद उसके नाम पे नैया पार हो जाए भारतीय जनता पार्टी की। आप देखिए मतलब क्या 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 हो रहा है और वहां पे वो उतरे हैं मैदान में। अब वो क्या गुल खिला सकते हैं तो समय बताएगा। कितनी पब्लिक वहां की प्रभावित होती है इस बात से कि एक व्यक्ति जो वर्षों पहले जिसने राम का रोल रामायण में किया था, उसको राम के रूप में देख करके उसको वोट डाल दें, तो भगवान ही मालिक है। बहरहाल वहां से समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा हैं और बहुजन समाज पार्टी के देवव्रत त्यागी हैं। अब यहाँ पे भी ये मान के चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किल है ये सीट जीतना। अगर इसके नाम पे जीत गए तो है, वरना भारतीय बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे देखना पड़ेगा कितनी कारगर होती है सपा का वोट काटने में, क्योंकि यहाँ पे उसका उद्देश्य बड़ा साफ साफ यही दिखता है। अब बुलंदशहर की बात करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के भोला सिंह हैं और ये वो सीट है जहां 1991 से भारतीय जनता पार्टी बराबर जीतती रही है। सिर्फ एक बार हारी, यानी कि पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी को यहां हार फेस करनी पड़ी। और यहाँ पे जो गणेश जाटव हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो मौजूद हैं मैदान में। और ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो शिवराम वाल्मीकि, उनका कितना वोट बसपा काट पाती है। यहाँ साफ है, उन्होंने एक जाटव को खड़ा किया है और यहाँ एक वाल्मीकि खड़े कर गए कांग्रेस के खाते की सीट है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमजोर विकेट पर है, इसीलिए ये सब खेल हो रहा है। आने वाले देखिए क्या कर पाते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे गाजियाबाद बड़ी इंपॉर्टेंट सीट रही है, वहां बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही है। पहले 2009 में राजनाथ सिंह वहां से जीते थे। उसके बाद दो सक्सेसिव इलेक्शंस 2014 और 2019 में जनरल वीके सिंह, जो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे और 2 बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अब की बार पता नहीं किन वजहों से उनको टिकट नहीं दिया। उसको लेके एक सेक्शन ऑफ ठाकुर राजपूत नाराज भी हो गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी बिगुल बजाया, शोर मचाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। बहरहाल अब की बार वहां से ठाकुर को छोड़ करके, और यही वजह थी ठाकुरों में रोष होने की, कि वहां से एक अतुल गर्ग खड़े करे गए, काफी रईस माने जाते हैं वहां के। और अब रईसों को तो टिकट मिल ही जाता है, आप जानते हैं बहुत से कारण होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रेफर किया है बजाय किसी राजपूत को करने के। और अतुल गर्ग अब कितना अपना रंग जमा सकते हैं ये आने वाला समय बताएगा। मायावती ने कैंडिडेट खड़ा करने को तो किया है, इन्होंने एक ठाकुर कैंडिडेट वहां खड़ा किया। और नंद किशोर पुंडीर, और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पे ठाकुर नहीं खड़ा किया, यहाँ पे डॉली शर्मा है कांग्रेस की कैंडिडेट। तो इसमें भी किसी तरीके का खेल दिखता है। और लेकिन यहाँ पे सारा पर्पस ये है किस तरह भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती है। और उसके अलावा जो बची 2 सीटें हैं, गौतम बुद्ध नगर, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दाव पे रखा है महेश शर्मा को। डॉक्टर महेश शर्मा वहां के नोएडा में उनका बहुत बड़ा अस्पताल है, कैलाश हॉस्पिटल कहते हैं, उसके मालिक हैं और मंत्री भी रहे केंद्रीय सरकार में। फिर किसी वजह से मोदी जी नाराज हो गए और उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। लेकिन घूम फिर के टिकट उन्हीं को देना पड़ा, क्योंकि कोई मजबूत कैंडिडेट दिख नहीं रहा था। तो बहरहाल वहां पे भी ये माना जाता है कि उनके टक्कर में महेंद्र सिंह नागर जो हैं वो गुजर हैं और वो वहां के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे बसपा ने यहाँ पे भी खड़ा किया राजेंद्र सोलंकी को। तो ये सीट भी टफ होगी, जिसमें कि लड़ाई, ये देखना पड़ेगा कि महेश शर्मा का अभी भी उसी तरीके का जलवा है जैसे पहले था। और अंत में है अलीगढ़, जहां प्रधानमंत्री आज गए थे
और बड़े प्रोवोकेटिव भाषण दे के आए हैं। अब उसका क्या हशर होता है, क्या फ़ायदा होता है, भारतीय जनता पार्टी के जो सतीश कुमार हैं, वो क्या कर पाएँगे वहाँ से, ये देखने वाली बात है। और ये सतीश कुमार गौतम, ये इनकी फैमिली रही है पॉलिटिक्स में वहाँ से, और कितना ये कारगर होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे मायावती ने एक कैंडिडेट जो खड़ा किया है, वो एक ब्राह्मण कैंडिडेट को खड़ा किया है। उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये है कि वो उनका कोई पुराना कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मायावती के पास कैंडिडेट्स की बहुत कमी रही है, ज़्यादातर लोग उन्हें छोड़ गए, और अब उनका जो कुछ बचा है, वो इस फ़ेज़ में उनको काफ़ी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अपना वो रुतबा बना पाएँगी, पॉलिटिकल एंटिटी उनकी मेंटेन रहेगी, यदि वो इस मामले में सक्सीड कर गई कि भाजपा को जिताने में उनकी मदद जो है कारगर साबित होती है। इंतज़ार कीजिए, 26 तारीख का, कुल 4 दिन बचे हैं। नमस्कार।